एज ए रिटेल इन्वेस्टर म्यूचुअल फंड में स्पेशली इक्विटी में अगर हम लोग कुछ समय तक एसआईपी मोड में इन्वेस्टमेंट करते रहें तो कुछ वर्षों के बाद एक अच्छा खासा कॉर्पस हम इकट्ठा कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि हम ये चाहते हैं कि हमारी जो मेन सोर्स ऑफ इनकम चाहे सैलरी से हो या फिर बिजनेसेस से हो, अगर वो बंद हो चुकी है तो जो भी हमारा कॉर्पस इकट्ठा हुआ उससे हम SWP यानी कि सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान यानी एक फिक्स अमाउंट प्रत्येक महीने एक फिक्स डेट पर अगर हम चाहते हैं अपने कॉर्पस से तो उस पर हमें टैक्स देना पड़ेगा या नहीं, और अगर टैक्स लगेगा तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगेगा या फिर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लगेगा, इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। साथ ही साथ टैक्स किस तरीके से कैलकुलेट होगा और किस तरीके से हमें टैक्स पे करना होगा। साथ ही साथ जो हम विड्रॉल लेंगे क्या वो टैक्स काट कर मिलेगा या फिर पूरा अमाउंट मिलेगा, इन सबके रिगार्डिंग जो भी मन में आपके डाउट उत्पन्न हो रहे होंगे सबका जवाब इस वीडियो में ढूंढने की कोशिश करेंगे। अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज, आप देख रहे हैं फिनोबिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बिना बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। ये वीडियो डेडिकेटेड है एक प्रश्न पर जो कि सर के द्वारा पूछा गया है। आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ये 6 साल से इक्विटी में एसआईपी मोड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और ये चाहते हैं कि इस एसआईपी को स्टॉप करके अगले महीने से, यानी 6 साल कंप्लीट हो गया, एसआईपी स्टॉप कर दिया, अब अगले महीने से यानी कि 7वें साल के पहले महीने से आप समझ लीजिए, मतलब 6 साल कंप्लीट उसके बाद से 7वें साल जब स्टार्ट हुआ उसके पहले महीने से ये SWP करना चाहते हैं तो इन पर किस प्रकार का टैक्स लगेगा, इसके रिगार्डिंग इस वीडियो में डिटेल में बात होने जा रही है। बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट और डेटा के साथ वीडियो है तो अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा। इस पूरे प्रोसेस को समझने के लिए SIP कैलकुलेटर के माध्यम से एक SIP अमाउंट जो कि 15,000 का है, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन हम लोग क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। मैं ये मान रहा हूँ कि एक रिटेल इन्वेस्टर 15,000 पर महीना वो SIP मोड में म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करता है और उसे 15% अगर एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न देखने को मिले और वो 6 साल तक इन्वेस्टमेंट करता है तो इन 6 वर्षों में 15,000 प्रत्येक महीने के हिसाब से टोटल जो उसका इन्वेस्टमेंट हो जाएगा वो 10,80,000 होगा, जिस पर रिटर्न उसको 7 लाख के आसपास मिल जाएगा और टोटल जो उसका कॉर्पस हो जाएगा वो 17,56,000 के आसपास हो जाएगा। ठीक है, डेटा याद रखिएगा, 17,56,000। अब पर मंथ हम कितना विड्रॉल ले सकते हैं तो इसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। मान लीजिए एक बाल्टी है, इस बाल्टी में ऊपर से एक नल लगा हुआ है जो कि कुछ स्पीड से, मान लीजिए कि x स्पीड से पानी आ रहा है, और इस बाल्टी में भी एक नल लगा हुआ है जो कि इस स्पीड से, यानी जितने स्पीड से पानी भर रहा है बाल्टी में उसके आधे स्पीड से वो पानी निकालने का काम कर रही है। यहां तक क्लियर हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि आधा स्पीड से तो हमने निकाल लिया, यानी आधा स्पीड पानी निकल चुका है बाहर, लेकिन आधा स्पीड जो है वो इस बाल्टी को लगातार भरने का काम करेगा और ये बाल्टी कभी खत्म नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जितने स्पीड से पानी आ रहा है उसका आधा ही हम निकाल रहे हैं तो आधे स्पीड से बाल्टी लगातार भरने का काम करेगा। इसी कॉन्सेप्ट पर SWP काम करता है। अब यहां पर मान लीजिए कि जब 6 वर्ष तक SIP चलाने के बाद से इस SIP को बंद कर दिया गया और अब अगर हम लोग ये माने, क्योंकि वो जितना भी कॉर्पस इकट्ठा हुआ होगा अब वो लमसम की तरह बिहेव करेगा क्योंकि SIP बंद हो चुका है। ठीक है, अब हम लोग ये मान लें कि उसके बाद से मान लीजिए हमें 12% का अगर रिटर्न देखने को मिल रहा है, 12% का, तो हम साल भर में इसका आधा ही केवल निकालेंगे, 6% निकालेंगे। साल भर में 6% ही मैं क्यों निकाल रहा हूं? क्योंकि बाल्टी वाला कॉन्सेप्ट याद करिए कि जितना स्पीड से पानी आ रहा था उसका आधा ही स्पीड से अगर हम लोग निकाले तो बाल्टी लगातार भरता रहेगा और कभी खाली नहीं होगा। यानी जितना रिटर्न हमें साल भर में मिल रहा है उसका आधा ही रिटर्न अगर साल भर में हम लोग निकाले तो बाकी का जो 6% बचा उससे हमारा जो कॉर्पस है वो लगातार ग्रो होता रहेगा। क्योंकि अगर आप इसको बढ़ाएंगे और रिटर्न अगर आपका कम हो गया, क्योंकि इक्विटी में तो कोई गारंटी होती नहीं रिटर्न की, अगर मार्केट करेक्ट किया या फिर कोई ऐसा सिचुएशन आ गया तो आपका जो टोटल कॉर्पस है वो प्रिंसिपल अमाउंट भी धीरे धीरे कम होने की संभावना रहती है। इसी वजह से जितना भी एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न है उसका आधा ही हमें साल भर में निकालना चाहिए। अब ये साल भर में हम लोग 6% निकाल रहे हैं। अगर साल भर में 6% निकाल रहे हैं तो महीने में कितना निकालना होगा? एक साल में 12 महीने होते हैं तो मैं 12 से डिवाइड कर देता हूं, यानी कि 0.5% हमें महीने का निकालना है। अब जो टोटल कॉर्पस था हमारा 17,56,000 का 0.5% हम लोग अमाउंट सेट करेंगे। देखिए 17,56,000 हो गया, इसका 0.5% हमें देखना है कितना आएगा, यानी कि इस कॉर्पस के साथ हम महीने का 8,780 रुपये निकाल सकते हैं। ठीक है, SWP कैलकुलेटर के माध्यम से डेटा आपके स्क्रीन पर है। 17,56,000 मैंने मंथली विड्रॉल 8,780 रुपया सेट किया, 12% एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न हम लोग एज्यूम कर रहे हैं और 5 साल तक अगर मैं इसको SWP को चलाता हूं तो टोटल जो हमारा इन्वेस्टमेंट था जो कि SWP की तरफ
एक तरीके से टोटल हमारा जो लमसम की तरह बिहेव कर रहा था 17,56,000, जिसमें से 5,26,800 रुपये हम निकाल चुके होंगे इन 5 वर्षों में 8,780 रुपया प्रत्येक महीने के हिसाब से। और जो हमारा टोटल कॉर्पस था वो अब बढ़ चुका होगा, लगभग 24 लाख के आसपास हो चुका होगा। आपके मन में प्रश्न आएगा कि हमने 5 लाख सवा 5 लाख के आसपास निकाल लिया, फिर भी हमारा टोटल अमाउंट बढ़ कैसे गया। आप बाल्टी वाला कॉन्सेप्ट याद करिए कि जितना स्पीड से पानी आ रहा था उसका आधा ही हम निकाल रहे हैं, तो आधा ही तो केवल निकल रहा है, बाकी आधा स्पीड से तो बाल्टी भरने का काम कर रही है। 12% हमें साल भर का मिल रहा है और हम केवल साल भर का 6% निकाल रहे हैं। ठीक है, अब जब ये अमाउंट बढ़ करके आपका 24 लाख हो जाएगा, तो अगर आप चाहें तो 5 साल बाद 24% का 24 लाख का 0.5% अगर आप निकालेंगे तो ये कितना आएगा, ये लगभग 12,000 के आसपास आएगा। मैं आपको एक बार कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ। देखिए 24 लाख हो गया और 0.5%, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 1 ये मैं जीरो सटा देता हूँ। अब ये 24 × 120 होता है और ये 2 जीरो यहाँ से लग जाएगा, 12,000। यानी कि 5 साल बाद अगर आप चाहें तो इस अमाउंट को जो आप 8,780 रुपये पर मंथ निकाल रहे हैं, इसको बढ़ा करके 12,000 कर सकते हैं, फिर भी ये अमाउंट कभी खत्म नहीं होगा। मैं एक बार फिर से आपको कैलकुलेट करके दिखाता हूँ। ये देखिए, ये लगभग 24 लाख के आसपास है, मैं राउंड फिगर कर देता हूँ 24 लाख। ठीक है, देखिए अब मैंने जो अमाउंट सेट कर दिया है 24 लाख सेट कर दिया है, 12,000 हम पर मंथ विड्रॉल ले रहे हैं। 12% एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न के हिसाब से 5 साल तक अगर हम लोग इसको कंटिन्यू करते हैं तो आपके स्क्रीन पर आंकड़े सामने हैं। 7,20,000 रुपये हम लोग निकाल चुके होंगे। 24 लाख हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट था, अब ये बढ़ करके लगभग 32.75 लाख के आसपास हो चुका होगा। ठीक है, तो आप अगर चाहें तो हर एक साल जब फाइनेंशियल ईयर शुरू हो रहा है उस समय जो भी आपका टोटल कॉर्पस होगा उसका 0.5% आप सेट करके विड्रॉल कर सकते हैं, और ये अमाउंट कभी खत्म नहीं होगा, बल्कि लाइफ टाइम ये चलता रहेगा और बढ़ता ही रहेगा। अब आते हैं मेन प्रश्न पर कि क्या जो अमाउंट हम निकाल रहे हैं उस पर हमें टैक्स देना पड़ेगा या नहीं। SWP के माध्यम से जो भी हमें विड्रॉल मिलता है उसका प्रोसेस जैसे हम अगर मैनुअली विड्रॉल लेते हैं उसी तरीके से ये भी विड्रॉल सिंपली होता है। जैसे नॉर्मली विड्रॉल में जब हम लोग विड्रॉल का रिक्वेस्ट सबमिट करते हैं तो जितना रुपए हमें निकालना है उतने रुपए का यूनिट उस दिन पर जो AMC है वो सेल आउट करती है और उतना पैसा हमें भेज देती है हमारे बैंक अकाउंट में। जैसे इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। मान लीजिए कि कोई एक म्यूचुअल फंड है जिसका नाम ABC है और पर्टिकुलर किसी डेट पर उसके NAV का प्राइस 100 रुपये है। ठीक है, एक यूनिट का प्राइस 100 रुपये है, हमें 10,000 रुपये निकालने हैं। 10,000 रुपये हमने विड्रॉल सेट कर दिया। ठीक है, 10,000 रुपये हमने यहां पर विड्रॉल सेट कर दिया। तो हमारे कितने यूनिट सेल आउट होंगे इसको जांचने के लिए AMC क्या करती है कि जितना हम विड्रॉल लेना चाहते हैं उसमें उस दिन के NAV से डिवाइड कर दिया जाएगा और टोटल 100 यूनिट जो है वो उस AMC को बेचना पड़ेगा जो कि हमारे पास होगा, और हमारे टोटल यूनिट में से 100 यूनिट बेच करके जो भी अमाउंट होगा वो हमें हमारे बैंक अकाउंट में सेंड कर दिया जाता है। और SWP में भी यही कॉन्सेप्ट होता है। जैसे आपने जो भी अमाउंट सेट किया तो उस दिन का जो NAV होगा उस अमाउंट में उस दिन के NAV से डिवाइड करके टोटल नंबर ऑफ यूनिट पता चल जाएगा, उतने यूनिट सेल आउट करके आपके बैंक अकाउंट में आपका पैसा भेज दिया जाता है उस AMC के द्वारा। ठीक है, ये पूरा प्रोसेस होता है। तो नो डाउट आपकी टैक्स लायबिलिटी तो बनेगी, लेकिन टैक्स लायबिलिटी किस तरीके से बनेगी, शॉर्ट टर्म होगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स होगा, या फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स होगा। तो इसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कॉन्सेप्ट को समझना होगा। अगर कोई भी इन्वेस्टेड अमाउंट 1 साल से कम समय होल्ड करके अगर आप उसको बेचते हैं तो जो भी उस पर रिटर्न आपको मिला वो होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, यानी 1 साल से कम समय के लिए आपने होल्ड किया और उसको बेच दिया। और अगर कोई भी यूनिट जिसे आपने 1 साल से ज़्यादा समय के लिए होल्ड किया और फिर आपने उसे बेचा तो उस पर जो गेन हुआ है और उस पर जो टैक्स लगेगा वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। ठीक है, अब जैसे सर के सिचुएशन में ये 6 साल तक SIP कंटिन्यू करना चाहते हैं, उसके बाद ये बेचना चाहते हैं, मतलब कि SWP स्टार्ट करना चाहते हैं। तो 6 साल तक चूंकि आपने इन्वेस्टमेंट किया तो बहुत सारे यूनिट्स ऐसे होंगे जिनको 6 साल समय हो चुका होगा, कुछ को 5 साल हुआ होगा, क्योंकि प्रत्येक इन्वेस्टमेंट जो होता है, जो SIP का प्रत्येक इंस्टॉलमेंट होता है वो फ्रेश इन्वेस्टमेंट के तौर पर ट्रीट किया जाता है। अब यहाँ पर आपको समझना होगा कि जब भी हम म्यूचुअल फंड यूनिट, जैसे आपने मान लीजिए कि आज से 5 साल 6 साल पहले इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया, पहले
आपके इन्वेस्टमेंट पर आपको 100 यूनिट मिला, दूसरे इन्वेस्टमेंट पर आपको 200 यूनिट मिला, तीसरे इन्वेस्टमेंट पर आपको मान लीजिए 190 यूनिट मिला। ये यूनिट कैसे हो रहा है? एनएवी के प्राइस घटने या फिर बढ़ने से हमें नंबर ऑफ यूनिट जो है वो हमारा घट या फिर बढ़ सकता है। यहां तक चीजें समझ पा रहे हैं? अब यहां पर आपको समझना यह है कि जब भी हम विड्रॉल लेते हैं एसडब्ल्यूपी के माध्यम से या फिर मैनुअली जब भी विड्रॉल लेंगे तो वो हमेशा फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के कॉन्सेप्ट पर काम करती है। यानी कि जब आपने 6 साल तक इन्वेस्टमेंट किया तो 6वां साल का जो अंतिम वाला इंस्टॉलमेंट पे होगा वो पहले नहीं निकलेगा, बल्कि पहले साल का पहला जो इंस्टॉलमेंट होगा वो पहले निकलेगा। इसका फुल फॉर्म होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। यानी कि जो आपने इन्वेस्टमेंट किया ये यूनिट इस तरीके से क्यू में लगते चले जाते हैं। ये पहला इंस्टॉलमेंट, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा। तो जब भी आप एसडब्ल्यूपी करेंगे या फिर मैनुअली भी निकालेंगे तो सबसे पहले जो यूनिट आपने परचेज किया था वही यूनिट आपका सेल किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि लास्ट वाला पहले सेल किया जाएगा, जो पहले आपका यूनिट परचेज हुआ था वहीं आपका बाहर भी निकलेगा पहले। ठीक है, तो इससे आप समझ पाएंगे कि 6 साल बाद जब आप अपना विड्रॉल लेने जाएंगे तो पहले वाला यूनिट ही पहले बेचा जाएगा उस कंडीशन में, चूंकि इसको पहला वाला इंस्टॉलमेंट जो है उसको 6 साल कंप्लीट हो चुका है, इसलिए शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स तो लगेगा नहीं। वहां पर हमारा कौन सा टैक्स लगेगा? वहां पर हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। ठीक है, तो एसडब्ल्यूपी के माध्यम से अगर आप इस तरीके का विड्रॉल लेते हैं तो हमेशा आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स ही लगेगा। यहां तक क्लियर हो गया? लेकिन आज मान लीजिए आपने इन्वेस्टमेंट किया और अगले महीने से ही विड्रॉल ले रहे हैं, तो चूंकि पूरे इन्वेस्टमेंट को अगर लमसम के तहत आप करते हैं तो पूरे इन्वेस्टमेंट को अगर आप देखेंगे तो 1 साल होल्ड नहीं किया आपने, तो यहां से जो भी विड्रॉल लेंगे जिस पर कैपिटल गेन जो भी आपका बनेगा उस पर आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स भी लगेगा। लेकिन चूंकि सर के केस में 6 साल ये एसआईपी चला रहे हैं उसके बाद शुरू करना चाहते हैं तो इनमें शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं चीजें आप समझ पा रहे होंगे। अब बात करते हैं कि मान लीजिए इस कंडीशन में 6 साल बाद हम एसडब्ल्यूपी स्टार्ट करते हैं तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स कितना लगेगा, इसको एक बार कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। जब 6 साल पहले आपने इन्वेस्टमेंट शुरू किया होगा उस समय का जो एनएवी होगा उस एनएवी के हिसाब से आपने यूनिट परचेज किया। मतलब कि आज हम लोग एक हाइपोथेटिकल डेटा सिचुएशन को क्रिएट करते हैं। 6 साल पहले जो पहला इंस्टॉलमेंट आपका कटा होगा उसके एनएवी का प्राइस मान लीजिए 50 रुपया था, और जब आप 6 साल बाद इन्वेस्टमेंट रोक करके और विड्रॉ लेना चाहते हैं, यानी ये 6 साल प्लस के बाद की बात हो रही है, अगर इसका एनएवी का प्राइस बढ़ करके 200 रुपया हो गया, ठीक है, तो पहला जो आपका इंस्टॉलमेंट पे होगा, चूंकि मैंने हाइपोथेटिकल डेटा 15,000 पर महीने का हमने सेट किया था एक तरीके से जो एसआईपी का अमाउंट है वो, तो पहला जो इंस्टॉलमेंट पे हुआ वो 50 रुपया के एनएवी के हिसाब से हमें यूनिट मिलेगा, और 15,000 हमने इन्वेस्टमेंट किया था तो कितना मिल जाएगा? 15,000 डिवाइडेड बाई 50, पहला जो हमारा यूनिट अलॉट हुआ वो हमें 300 यूनिट अलॉट हुआ। और आज के डेट में जब 6 साल बाद हम विड्रॉल लेना शुरू कर रहे हैं, अगर उसके यूनिट का प्राइस 200 रुपया है तो आज के डेट में हम 8,780 रुपया विड्रॉल ले रहे हैं पर मंथ। तो इस विड्रॉल लेने के लिए आज के एनएवी के हिसाब से कितने यूनिट हमें बेचने पड़ेंगे वो पहले कैलकुलेट होता है। टोटल पहले इंस्टॉलमेंट से हमें कितना यूनिट अलॉट हुआ था? 300। आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे यहां पर 8,780 रुपया हमें मंथली विड्रॉल लेना है, और आज का जो एनएवी है वो 200 रुपया है। उससे डिवाइड करके टोटल नंबर ऑफ यूनिट हमें पता चल गया कि कितना यूनिट हमें सेल आउट करना पड़ेगा, यानी कि लगभग 44 यूनिट हमें सेल आउट करना पड़ेगा एसडब्ल्यूपी का पहला इंस्टॉलमेंट लेने के लिए। ठीक है, अब कितना गेन इस पर हुआ इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं? इसको कैलकुलेट करने के लिए ध्यान से समझिएगा, ये हमारा यूनिट इतना सेल आउट किया जाएगा, और इस यूनिट को हम कितने रुपए में बेच रहे हैं? 200 रुपए में। और हमने खरीदा कितने में था? हमने खरीदा था इसको 50 रुपए में, यानी कि टोटल हमारा इन्वेस्टेड वैल्यू कितना था इसको कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना होगा कि इस यूनिट पे 50 से मल्टीप्लाई करना होगा। यानी कि हमारा जो इन्वेस्टमेंट था 2,195 रुपये का था, जो कि आज बढ़ करके 8,780 रुपया हो चुका है। यानी कि हमें कैपिटल गेन कितना हुआ? इस अमाउंट में से इस अमाउंट को हमें घटाना पड़ेगा। यानी कि ध्यान से देखिएगा, 8,000, ये 2,195 है, ध्यान देखिएगा, 8,780 माइनस 2,195 रुपया, यानी कि पहला जो इंस्टॉलमेंट हमारा विड्रॉ होगा उस पर हमें इतना कैपिटल गेन हुआ। ठीक है, हमें जनरली क्या लगता है कि 8,780 रुपया हमने विड्रॉल किया, इसको 12 से मल्टीप्लाई करेंगे और जो भी अमाउंट होगा उस पर हमें टैक्स देना होगा। एक्चुअली ऐसा नहीं होता है। ये जो आप अमाउंट विड्रॉल कर रहे हैं
उस यूनिट को आपने कितने में खरीदा, कितने में बेचा, तभी तो हमें उस पर कैपिटल गेन पता चलेगा। जो प्रिंसिपल अमाउंट होता है उस पर हमें टैक्स नहीं देना होता है। जो गेन हमें हो रहा है, जो इंटरेस्ट हमें मिल रहा है, जो ब्याज हमें मिल रहा है, उस पर हमें टैक्स देना होता है। और जो यूनिट हमारा पहले सेल आउट हो रहा है उस पर हमें जो गेन हुआ वो इतना हुआ। अब इसी तरीके से हर एक महीने का, एक फाइनेंशियल ईयर में 12 महीने होंगे, 1 अप्रैल से शुरू होकर के 31 मार्च तक का। तो इन 12 महीने में प्रत्येक महीने में इसी प्रकार से प्रोसेस होगा, जो कि आपको नहीं करना है, मैनुअली नहीं करना है, बल्कि सब कुछ सिस्टम में ऑटोमेटिक आपका कैलकुलेट होकर के आपके जो भी ग्रो एप्लीकेशन, जीरोधा या फिर किसी भी प्लेटफॉर्म का आप यूज कर रहे होंगे, वहां से आपका कैपिटल गेन कैलकुलेट करके दे दिया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका हर एक महीने का कैपिटल गेन अलग अलग कैलकुलेट होगा। मान लीजिए कि मैं ये मान ले रहा हूं कि कैपिटल गेन हमारा कांस्टेंट रहा, हालांकि कांस्टेंट नहीं रहेगा, बल्कि हर एक महीने एनएवी जैसे जैसे बदलेगी वैसे वैसे आपका कैपिटल गेन भी बदलता चला जाएगा। क्योंकि एनएवी बदलेगी तो आपको कम यूनिट बेचना पड़ेगा, मतलब एनएवी बढ़ेगी तो कम यूनिट बेचना पड़ेगा, और अगर एनएवी घटेगी तो ज़्यादा यूनिट बेचना पड़ेगा। और उस यूनिट को आपने कितने में खरीदा वो चीज़ें भी मैटर करेंगी। ठीक है, तो अगर मैं ये मान लेता हूँ कि यही डेटा, मतलब कैपिटल गेन जो है वो कांस्टेंट रहा, हालांकि रहेगा नहीं, मैं सिर्फ समझाने के लिए आपको बता रहा हूं। तो एक महीने का इतना है, तो 12 का अगर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं, यानी कि साल भर में जो हम विड्रॉल लेंगे वो उस पर जो हमें गेन हुआ वो 79,020 रुपये का हुआ। उम्मीद करता हूं चीज़ें समझ पा रहे होंगे, 79,020 रुपये का। जबकि अगर आप 8,780 रुपये का 12 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1,05,000 आंकड़ा आता है। लेकिन ये हमें टोटल ये गेन नहीं है, बल्कि जो हमने कैपिटल गेन अलग अलग मंथली बेस पर निकाला उससे हमें देखना है कि उस पर हमें टैक्स देना है। ठीक है, उम्मीद करता हूं चीज़ें समझ पा रहे होंगे। तो अगर हमारा 79,020 रुपया का टोटल कैपिटल गेन हुआ साल भर मिला करके, तो जब भी हम विड्रॉल लेंगे तो हमारा कोई भी टैक्स नहीं काटा जाता है। टैक्स हमें आईटीआर फाइल करके खुद से सबमिट करना होता है। अब क्या हमें इस पर टैक्स देना पड़ेगा? तो आपको ज्ञात होगा कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा 1,25,000 तक का जो हमें कैपिटल गेन होता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, इस पर हमें टैक्स में छूट दी गई है, रिबेट दिया गया है। तो आप जब आईटीआर फाइल करेंगे और आप आईटीआर में ये दिखाएंगे कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हमें इतना हुआ है जो कि इसके अंडर है, तो कोई भी आपकी टैक्स लायबिलिटी नहीं बनेगी। यानी कि आपने विड्रॉल ले लिया और 1 रुपये भी आपकी टैक्स लायबिलिटी नहीं बनेगी, लेकिन आप आईटीआर फाइल जरूर करिएगा। इसके अलावा अगर मान लीजिए आपकी अदर सोर्स से इनकम बंद हो चुकी है, चाहे सैलरी से या फिर बिजनेस से, और अगर आपका अमाउंट इससे एक्सीड भी करता है तो भी आपकी टैक्स लायबिलिटी जीरो बनेगी। कैसे, इसको समझते हैं। सबसे पहले मान लीजिए अगर किसी एक फाइनेंशियल ईयर में आपका 2 लाख का कैपिटल गेन हो गया लॉन्ग टर्म का। अब 2 लाख चूंकि इससे बियॉन्ड है तो इसको पहले माइनस कर दिया जाएगा, यानी 75,000 अभी भी बचा जिस पर आपकी टैक्स लायबिलिटी बननी चाहिए। लेकिन अगर आपका टोटल इनकम सभी सोर्सेज से मिला करके 7 लाख न्यू टैक्स रेजिम के हिसाब से कम है तो आपकी टैक्स लायबिलिटी जीरो बनती है। उम्मीद करता हूं चीजें आप समझ पा रहे होंगे। चूंकि आपका अदर सोर्सेज से इनकम खत्म हो चुका है और केवल यही कैपिटल गेन ही एकमात्र सोर्स ऑफ इनकम है जो कि 7 लाख के अंदर आ रहा है, तो भी आपकी टैक्स लायबिलिटी नहीं बनती है। ये कई वीडियोज में मैंने आपको आईटीआर एक रिटेल इन्वेस्टर का शो कर चुका हूं जिनका टोटल इनकम प्रत्येक सोर्सेज से मिलाकर के 7 लाख से कम था और उनको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भी हुआ था, बावजूद उनकी टैक्स लायबिलिटी जीरो बनी थी, यानी 12.5% का हमें टैक्स नहीं देना पड़ा था। ये क्यों होता है? क्योंकि न्यू टैक्स रेजिम के हिसाब से अगर 7 लाख से कम कैपिटल गेन हो रहा है सभी सोर्सेज से मिलाकर के, तो आपकी टैक्स लायबिलिटी जीरो बनेगी। तो इस तरीके से टैक्स यहां पर कैलकुलेट होता है। उम्मीद करता हूं चीजें आप समझ पा रहे होंगे। बावजूद इसके अगर आपका कोई डाउट रह जाता है एसडब्ल्यूपी के कॉन्सेप्ट को लेकर के, तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा, मेरा एफर्ट कैसा लगा, कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। और ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।